आई होप आप सभी को वॉइस आ रही होगी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर जो था उसको लगभग फिनिश कर लिया था। दो टॉपिक हमारे पास और बचे हुए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और साथ में नस्ट इक्वेशन। दोनों के दोनों 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उनको खत्म करेंगे, उसके बाद अपन लोग चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। ये अपना ग्रुप है। इसमें एक काम करना, सबसे ऊपर जाना, यहाँ पे क्विज चैनल फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आप लोग क्लिक करना। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहाँ से प्रैक्टिस करना, आप सबसे ऊपर चले जाना, सबसे टॉप पे, और यहाँ से स्टार्ट करना आप लोग। ये रिएक्शंस है सारी, इनकी प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। ओके, ये सब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करना है इनकी अच्छी। चलो, ये बात हो गई। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो दो टॉपिक बचे हुए थे उनको अपन लोग सबसे पहले फिनिश करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो आज हम आपको कराएंगे, ये दोनों 4 नंबर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बढ़िया। चलो, तो जरा ध्यान से सुनना। ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है या फिर 60-70 स्कोर करना है, उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट बताते हैं आपको क्या करना है। आप लोग 2 नंबर आराम से ला सकते हो। 4 में से 2 नंबर तो बहुत आराम से ला सकते हो। आपको जस्ट ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो है, इसको रट लेना है, इस डायग्राम को रट लेना है। इस डायग्राम के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग ये चीजें लिख के आ जाते हो एग्जाम में, ये चीजें लिख के आ जाते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन और साथ में ये रिएक्शन, ये लिख के आ जाते हो, तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। मतलब 4 में से 2 नंबर इसके रहेंगे, 1 नंबर इस रिएक्शन के रहेंगे, ठीक है। और 1 नंबर आपका रहेगा थ्योरी का। तो अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं भी आती है, तब भी आप लोग रिएक्शन को डायरेक्ट याद कर सकते हो और डायग्राम समझ सकते हो। इतना करोगे तब भी 3 नंबर आपके आ रहे हैं। चलो, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। देख लो आप लोग सभी स्क्रीन के सामने। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शन। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ डेनियल सेल एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकता है। यही क्वेश्चन एक तरीके से वो पूछा जाता है, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं और डेनियल सेल भी बोलते हैं। जरा यहां पे समझो, यहां पे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जो सेल है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपको इलेक्ट्रिसिटी देना, लाइट देना। ठीक है, सेल जो है, सेल क्या करता है? हम लोग जो सेल देखते हैं, हमें वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है और हमें लाइट मिल जाती है वहां से। आई बात समझ में? बस यही चीज यहाँ पे होने वाली है। ये जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये यहाँ पे अंदर केमिकल रिएक्शन होगी लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग इसको डीप में समझेंगे। ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कंटेनर यहां बनाना है, एक कंटेनर यहां पे बनाना है। उसके बाद यहां पे एक इलेक्ट्रोड रखनी है, यहां पे एक इलेक्ट्रोड रखनी है, ठीक है। फिर आपको इनको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और ऊपर आपको लगा देना है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करेगा? वोल्टमीटर आपका वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ, इसका मतलब है करंट जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एमीटर भी लगा सकते हो, एमीटर भी लगा सकते हो, वोल्टमीटर भी लगा सकते हो। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर हमें क्या बताता है? वोल्टेज बताता है। तो बात वही है, वोल्टेज होगा तभी तो करंट होगा, करंट होगा तभी तो वोल्टेज होगा। तो कुछ भी लगा दो आप लोग। यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए। डिफ्लेक्शन शो हो रही है मतलब करंट बन रहा है। और ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली है तो डिफ्लेक्शन इधर शो होगा। आई बात समझ में? चलो, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो गई, ये इलेक्ट्रोड हो गई, यहां से हमने वायर कनेक्ट कर दिया, यहां पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया। यहां पे एक लगता है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज होता है जो कि केसीएल का होता है। केसीएल ले लो या फिर एनएसीएल ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो आप लोग। केसीएल भी ले सकते हो, एनएसीएल भी ले सकते हो। यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड होती है, यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है। अब जिसकी भी आपने इलेक्ट्रोड ली है, उसी का आपको सॉल्यूशन बना देना है। जिंक का आपने लिया है तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ZnSO4। कॉपर लिया है तो कॉपर का रहेगा CuSO4। ठीक है, ये काम करना है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम का ओवरऑल हमने देखा है। अब इसको प्रॉपर समझते हैं, प्रॉपर हम लोग समझते हैं, यहां पे समझते हैं।
ध्यान से देखना आप लोग सभी। यहां पे हम लोग बनाएंगे कंटेनर। ये हमारे पास केला कंटेनर हो गया। ये हमारे पास दूसरा कंटेनर हो गया। आप लोग कॉपी अगर आपके पास हो तो आप लोग भी साथ साथ बनाते चलो, देखते चलो। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दी, पहली वाली ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गई। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा दी, ये हमारे पास एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ना लगाते हुए यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दी। अब इन इलेक्ट्रोड को क्या करना है, वायर से कनेक्ट कर देना है। ये लो भैया वायर, और ये वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दी। आप लोग बढ़िया स्केल से लाइन वाइन खींचना। हमारे पास स्केल वगैरह नहीं होती है, इसलिए हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। ये हमने बना दिया अपना वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर। इतना आपको सबसे पहले करना है। अब आप लोग क्या लिखोगे, अब मेन चीजें आपको लिखनी है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी इलेक्ट्रोड है बताओगे, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। और ये किसकी इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, ZnSO4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, CuSO4 होगा। चलो, तो सॉल्यूशन भर देते हैं इस तरीके से। ये ZnSO4 का सॉल्यूशन, यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखिए, ये जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक जो है, जिंक, यहां पे बताते हैं, जिंक जो है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक हमेशा दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ध्यान रखना। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था ना, वहां पे देखा था कि जिंक की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका, दो होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज करेगा, एक कभी नहीं करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दिया, इसने यहाँ कर दिया। पानी में इसने क्या छोड़ दिए, सॉरी, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए इसने। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बाकी जो हमारे पास Zn2+ बच गया, वो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। वो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर Zn2+, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ये दो इलेक्ट्रॉन चले इस साइड, इस साइड, इस साइड। तो करंट किधर बनेगा, करंट की डायरेक्शन होगी इस साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन होती है। तो दो इलेक्ट्रॉन चले 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 यहां पे आ गए। दो इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ चुके हैं। अब अंदर यहां पे क्या चल रहा है वो ध्यान से सुनो। यहां पे ध्यान से सुनना। अंदर क्या होता है, CuSO4 का सॉल्यूशन बना हुआ है। CuSO4 अंदर पड़ा हुआ है। और CuSO4 किस में टूटता है, Cu2+, और SO4 में टूटता है। तो यहां पे जो Cu2+ होगा, वो देखेगा कि दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो जाएगा यहां पे, और यहां पे जाके चिपक जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन से जाके चिपक जाएगा। तो यहां पे कंडीशन ये हो रही है कि Cu2+ जो है हमारा, वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में बन जाएगा। Cu क्या होगा, सॉलिड। आप चाहो तो ऐसा बता सकते हो। ठीक है, ये जो जिंक था ये भी सॉलिड था, अब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया है। तो बस ये काम आपको करना है स्टार्टिंग में। अब एक काम और बचा हुआ है, वो भी आपको समझाएंगे, पहले इतना समझ लो। फिर से पूरा रिपीट करें, फिर से पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो। नहीं बोला मकान में मैं क्लास के लिए नहीं जाऊँ। म्यूट यार कर ले तुम भाई। भाई कौन हो, तो माइक ऑफ कर लो। अजय तुम भी माइक ऑफ करो अब। और प्रियांश, ये आप जो कर रहे हो इस टाइप से मत करो, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप राइट की टिक लगा रहे हो। चलो फिर से समझना, एक बार वो समझ रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक बार समझ लोगे तो फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो कंटेनर हमने बनाए इस तरीके से। दोनों में हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोड रख दी। ये हमने इलेक्ट्रोड रखी यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखी है। अब इलेक्ट्रोड के नाम दे देते हैं। फिर गलती कर दी हमने, इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनेगी। क्यों बनेगी वो समझाएंगे आपको। ये कॉर्नर में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सॉल्ट ब्रिज आने वाला है। ये हमारे पास जिंक है, ये हमारे पास कॉपर है। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ये हमने वायर बना दिया इस तरीके से। ये गया हमारा वायर इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या कस दिया अपना, वोल्टमीटर कस दिया, जो कि डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। अब यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का ही सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Zn2+ और SO4 2-, यही होगा। यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ और SO4 2-, सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ होगा। ये इस तरीके से कर देना आप लोग। अब यहाँ पे अनंत Zn2+, अनंत SO4 2- हो सकते हैं, करोड़ों अरबों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बस दो ही रहेंगे, Zn2+ SO4, बहुत सारे हो सकते हैं। यहां से इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और खुद किस में टूट गया, खुद हमारा Zn2+ में टूट गया। ठीक है, और जिंक मान लो, एक और जिंक है हमारे पास, वो क्या हुआ, वो भी Zn2+ में टूट गया। उसने भी दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब चार इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे,
ठीक है, यहां से घूमते 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 यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे Cu2+ है, जो इस दो इलेक्ट्रॉन को लेके चिपक जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे और मान लो Cu2+ रखा हुआ है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे करके इसका जो साइज है, इसका साइज छोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। ठीक है, पतला होता जाएगा ये, और ये जो है ये मोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cu2+ जो है वो चिपकता जाएगा। ठीक है, वो Cu2+ जो है वो यहाँ पे चिपकता जाएगा, इसलिए ये मोटा होता जाएगा, और ये धीरे धीरे करके पतला होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने में काम हो गया हमारा, तो सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है, वो समझो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे Zn2+, यहाँ पे Zn2+ बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। क्या हो जाएंगे? Zn2+ बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, Zn2+ बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, क्योंकि टूटते जा रहे हैं यहां से। तो जब बहुत सारे यहाँ पे हो जाएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, एक समय ऐसा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, Zn2+ जब टूटेगा तो आने नहीं देगा, वो रिपल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास जनरेट हो जाएगी, भैया बहुत सारे Zn2+ हो चुके हैं, अब हम आगे से Zn2+ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं सॉल्यूशन के अंदर। सेम यहाँ पर होगा, Cu2+ तो चिपक जाएगा, बस बचेगा क्या यहाँ पे, SO4 2-, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बहुत सारे हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वापस इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे, ये वापस इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे लगता है सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके से बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज बना दो, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज बन गया। सॉल्ट ब्रिज मतलब नमक, NaCl। नमक क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास एसिड और बेस दोनों होता है। तो Na+, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास ये भी ले सकते हैं हम लोग, KCl, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। अब होगा क्या, समझो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला हमने। हमने बोला कि यहाँ NaCl है, तो Na प्लस इस साइड जाएगा, Na+ इस साइड जाएगा। यहाँ पे क्या, इधर 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 कौन जाएगा, इधर Cl- जाएगा, Cl- जाएगा। तो ये माइनस जो है, माइनस इसको बैलेंस करने लगेंगे, माइनस इसको खा जाएंगे, प्लस को खा जाएंगे। इधर क्या चाहिए था आपने, अपने को इधर चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, तो SO4 को कौन खा जाएगा, ये Na+ खा जाएगा। तो इसलिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इतना सा काम था। अब इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे अब समझ में आने लग जाएगा। देख लो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको एनोड एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन बोलेंगे इसे। ठीक है, देख लो यहाँ पे। हम्म बाकी ये रिएक्शन है हमारे पास, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn जो रहेगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक लाइन में आपको लिखना है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, कि जो Zn है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज बनाने का तरीका होता है, ये सॉल्ट ब्रिज है। इधर जो रिएक्शन चल रही है वो क्या चल रही है, Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बस इतना सा भी आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट में, ये भी लिखना है साथ में, और ये भी लिखना है, ये चीजें भी लिखनी है आपको। ठीक है, देख लो एक बार और। एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन ऐसे हो रही है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। बाकी अंदर की थियरी है, सब आपको समझा दिया हमने, पढ़ के देख लेना। बाकी एक नंबर होता है थियरी का बस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट अपने को फिनिश करना है, तो अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बची हुई थी हमारे पास कल, नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन देख लो कैसे आता है एग्जाम में, कैसे आपसे पूछा जाता है। ये देख लो इस तरीके से आता है। पहले 5 नंबर में आता था, लेकिन अब 4 नंबर में आएगा ये। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ pH 10। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें अपन लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहां तक, व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस ये भी देख लेंगे यहां तक, यहां तक देख लेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल है जो बहुत बार आ चुका है, यही न्यूमेरिकल आता है बस इस चैप्टर से। ये नस्ट इक्वेशन वाले टॉपिक से यही न्यूमेरिकल आता है, नस्ट इक्वेशन वाले टॉपिक से ये न्यूमेरिकल आता है। तो इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक काम करेंगे, वीडियो शेयर कर देंगे आप लोगों के पास, जिनको अभी करना है वो अभी भी कर सकता है। एक वीडियो इसका हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, वो शेयर कर देंगे आप लोगों के पास। लेकिन अभी हम लोग नस्ट इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले, और उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। देखो, नस्ट इक्वेशन नाम में छुपा हुआ एक इक्वेशन हमारे पास आएगी। ओके, यहां पे पढ़ो आप लोग, विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम लोग समझेंगे। यहां पे आप लोग अब देखते जाओ। पहले आप लोग यहां से स्टार्ट करो, वही मैं सोच रहा था। यहां पे रिलेशन की बात नहीं करी इन्होंने। यहां पे एक बार और पढ़ो। द नस्ट इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। तो नस्ट इक्वेशन हमें क्या देता है? नस्ट इक्वेशन हमारे हमको एक रिलेशन देता है। किस किस के बीच में रिलेशन देता है? तो नस्ट इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और लास्ट में टेम्परेचर। सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दस देखो, सेल पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और फिर हमारे पास टेम्परेचर। इन तीन चीजों के बीच में ये रिलेशन देता है। सेल पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और साथ में टेम्परेचर। इनके बीच में रिलेशन देता है। आप इसको देख लो। एक इक्वेशन होती है जो आपको याद करनी होती है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है नेक्स्ट इक्वेशन। अपन लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मान लो अपने पास कोई मेटल है, जैसे जिंक मान लिया हमने। जिंक के ऊपर चार्ज है 2+। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे पास जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉलिड होता है, सॉलिड जिंक जो होता है ना वो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मेटल है हमारे पास M, इसके ऊपर चार्ज है N, और प्लस से चार्ज यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में। तो ये है लिखने का तरीका। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमने इस तरीके से लिख दी है, इक्वेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो रिएक्शन। हाफ सेल की, फुल साइकिल की बात करेंगे या फिर फुल सेल की बात करेंगे, तो वहां पे फिर हमें एक और मेटल लेनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा था ना, जिंक लिया था तो फिर कॉपर लिया था, ऐसे ही। तो हमने हाफ सेल की पहले बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, या फिर आप लोग रिएक्शन बोल सकते हो। अब इसके बेसिस पे हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, समझने की चीजें कम है, याद करने की चीज ज्यादा है यहाँ पे। तो याद तो आपको करना पड़ेगा, और आपको याद करने का तरीका बता देंगे। देखो, अपने को क्या निकालना है? अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है? Mn का निकालना है। Mn का, Mn+ का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू M। ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M। ये किसके बराबर होगा? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। यहां पे जस्ट आप लोग सर्कल लगा देना। ठीक है, ऊपर यहाँ पे नोट लगा देना। तो नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, बताया था कल हमने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अगर कंसंट्रेशन की, तो वो 1 m होनी चाहिए। ये चीजें आपको बताई थी। इसके अलावा प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm बार का होना चाहिए। ये कंडीशन होती है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो हमने बताया कि अगर हमें नॉर्मल कंडीशन पर निकालना है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन लिखो, उसके बाद माइनस का साइन लगाओ। फिर आपको वैल्यू याद करनी है RT/NF। RT/NF ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसमें समझने वाली कोई चीजें नहीं है। RT/NF, RT क्या है, NF क्या है, वो समझ लीजिए आप लोग। ये देखिए, यहां पे हमने सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख दी है। आर जो है, यहाँ पे देखिए, आर जो है वो हमारे पास गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद एन जो है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कितने लूज हुए या गेन हुए। जैसे हमने जिंक 2+ में देखा था, जिंक जो था वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे जो दो है, ये दो हमारे पास एन होगा, N = 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? टी और एफ है। टी और एफ है, तो टी तो हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा, ए हमारे पास फराडे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फराडे का कांस्टेंट। और फराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम्ब। ये देखिए, फराडे फराडे कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 96,500। 96,500 ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि फराडे कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो 96,500 कूलम्ब पर मोल होता है ये। ठीक है, ये आपको याद करना है कि फराडे का कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 96,500। चलो, यहां पे देखो फिर। तो
यहाँ पे हमने जो चीजें बताई है आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला कि हमें नॉर्मल कंडीशन पे निकालना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन लिखो, उसमें से माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे लिखो आर टी बाई एन एफ। आर क्या है, कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, एफ हमारे पास फराडे का कांस्टेंट है, एन जो है, एन हमारे पास नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। अच्छा, फराडे की वैल्यू आप लोग ये भी लिख सकते हो 96,487, लेकिन ये अप्रोक्स वही होता है 96,500। 96,500 ये अप्रोक्स होता है, ये लिखोगे तब भी सही है, ये लिखोगे तब भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये चीज समझ में आई, 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 ये चीज। अब लास्ट हमारे पास आता है ये समझ लो। हमारे पास है लॉग, जो कि नेचुरल लॉग है, इसलिए हम लोग बेस ई लगाएंगे। यहां पे लिखेंगे 1, और अपॉन में आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस। एम एन प्लस, जो हमारे पास आयन है उसकी कंसंट्रेशन को आपको इस तरीके से लिख देना है। देखो, चाहो तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन हम इसको समझा रहे हैं ताकि आप लोग याद करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो हम बोल सकते थे कि इसको डायरेक्ट याद कर लो, इसमें समझने वाली कोई चीजें नहीं है, सब चीजें आप लोगों के लिए लिख दी हमने। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ साथ याद करते चलो। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, कि हमने बोला कि अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Mn प्लस का, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसे। तो आप लोग बोलोगे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दो इस तरीके से, यहाँ पे m लिखो, इसमें से माइनस करो आर टी बाई एन एफ को। फिर क्या बोला हमने, नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग जिसकी बेस ई होती है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय हमारे पास जो आयन होता है, आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज होता है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट कंडीशन, इसको आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है। आई बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, आर जो है, आर हमारे पास कांस्टेंट है। इसके बाद टी जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 298 केल्विन, जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर भी का काम भी हमारे पास हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फराडे की, तो फराडे भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये जो है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट चीजें हो गई है। तो इसका ध्यान रखना अभी आप लोग, ये हमारे पास कांस्टेंट चीजें तीनों, बस एन हमारे पास अंतर आएगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग एन की वैल्यू आ सकती है। जरा ध्यान से देखो, हमने आपसे बोला था कि लोग लेंगे हम लोग कौन सा वाला, नेचुरल लोग, 1/Mn प्लस, इस तरीके से। अब ध्यान रखना, कभी भी हमें log ई की वैल्यू कभी पता नहीं होती है। हमें log ई की वैल्यू पता नहीं होती है, हमें वैल्यू पता होती है log बेस 10 की। हम लोग जो डील करते हैं ना लोगरिथम में, वो बात करते हैं log बेस 10 की, log बेस 10 की। तो अगर हमें log बेस 10 में बात करना है, और हमारे पास वैल्यू किस में आई हुई है, log बेस ई में आई हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है आपको? हम लोग इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 का, 2.303। जब भी आप लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोग log बेस ई को कन्वर्ट कर सकते हो log बेस 10 में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट होता है, साथ में यहाँ पर भी होता है। अच्छा, एक होमवर्क दिया था आपको हमने, हाफ लाइफ पीरियड और फुल लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो वहां पे चीजें हमने बताई है उस वीडियो में, कि 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और यही चीजें हमने यहाँ पे रिपीट करी है। ठीक है, तो हमने ये जो इक्वेशन याद करी थी, इसमें जस्ट 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे बेस आ चुकी है हमारे पास 10। अब 10 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। और यहाँ पे अगर आप लोग log ई नहीं लिखते हो, तो आप लोग इसको डायरेक्ट एल एन भी लिख सकते हो, और इसको आप लोग log लिख सकते हो। आई बात समझ में? ये चीजें होती है, log बेस 10 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए, तो यहां तक हमने कोई चीज, बड़ी बड़ी चीजें चेंजेस नहीं की है। जस्ट हमने जो सिंपल सारी चीजें थी वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने बोला आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास 2.303 आ चुका है। तो जब लोगों ने कैलकुलेट किया इन सभी वैल्यू को, तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई, जो थी हमारे पास 0.059। अब आप लोग इन सबको भूल जाओ, जस्ट ये याद कर लो, 0.059। अब देखो, यहां पे हमने आर टी एफ और ये सब चीजों को हटा के यहाँ पे लिख दिया 0.059, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने 0.059 लिख दिया। नीचे एन हमारे पास चल रहा है, बाकी चीजें हमने सेम रखी, और ये हमारे पास तैयार हो गया है फॉर्मूला। ये होता है हमारा फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए, हाफ सेल के लिए, हाफ लाइफ बोल दो, हाफ सेल के लिए। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर में आएगा ये। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। हू, ये जो चीजें हैं ये आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई काम की नहीं है ये।
फराडे कांस्टेंट आपसे कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना, इतना काम, इतना काफी है। चलिए, हाफ लाइफ के लिए देख लिया हमने, फुल लाइफ के लिए देखते हैं अब। फुल लाइफ या फुल सेल के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास Zn है जो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और Cu2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में। ठीक है, ये हम लोग कंडीशन मान के चलते हैं। तो अभी जो आपने याद किया था सेम वही चीज हम लोग लिखने वाले हैं, देखो अब ध्यान से। अब हम लोग लिख सकते हैं, पूरे सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे सेल की बात हो रही है। तो हम लोग निकालेंगे ई। ई किसके लिए निकालेंगे? पूरे सेल के लिए, पूरे सेल के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ई नोट। यहाँ पे क्या आएगा? ई नोट आएगा। हमने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमें बोलना चाहिए। तो ये लिखा हमने, इसके बाद यहाँ पे नोट लगा दिया, इतना चेंज किया, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे 0.0591 लिखा, अपॉन में लिख दिया एन। एन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लॉग बेस है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो मेटल आ चुकी है। तो जिंक जाएगा ऊपर, Zn2+ ऊपर इस तरीके से, और नीचे आएगा हमारे पास Cu2+। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब ये फुल साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं, और फुल साइकिल की अगर हम लोग बात करें और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए जहां पर ना तो चीजें चीजें चेंज नहीं होती है, ऐसी कंडीशन जहां पे चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाती है, तो वहां पे हम लोग मानते हैं कि हमारा ई ऑफ सेल जो है वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई नोट ऑफ सेल सेम टू सेम वैसा का वैसा, यहाँ पे 0.059 आ गया, अपॉन में एन आ गया। यहाँ पे जो चीजें चल रही थी वैसे चलने दी हमने। फिर नीचे देखो, अब ये कांस्टेंट चीजें Zn2+, Cu2+, या फिर आप चाहो तो यहीं पे खत्म कर सकते हो, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक काम करना, इसको इधर ले जाना बस, या फिर एक काम करो, ऐसा मत करना, ये जो माइनस लगा हुआ है माइनस को इधर ले जाना, माइनस वाली जो चीजें हैं इसको पूरा उठा के इधर ले जाना। तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग लॉग Zn2+ Cu2+। इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे भी आप लोग फिनिश कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको भी कांस्टेंट बोल दो, ये कुछ कांस्टेंट बोल दो आप लोग, कैसी कैसी बोल दिया आपने, इसको बोल दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्या करो आप लोग, यहाँ पे कैसे लिख दो। ठीक है, और क्या करोगे, ये जो है इसको इसके इक्वल लिख दोगे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहां पे हमारा काम खत्म हो जाता है, यहां पे नस्ट इक्वेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो एक बार और पूरा समझा देते वापस से, लेकिन अब आपका काम यह है कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चाहो तो ये वीडियो को वापस से एक बार और देख लेना, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंस क्या है नस्ट इक्वेशन के? तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि रिलेशन बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। साथ में हमारे पास रिलेशन ये किसमें बता देता है? हमारे पास ये रिलेशन बताता है यहाँ पे जो हमने देखा था, ये जो फराडे कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, इनके बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने चीजें लिख दी है। उसके बाद और क्या चीजें हैं? विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, एक और काम आपका इजी कर देते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछे कि व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन, तो आप लोग यहीं तक एक्सप्लेन करना। वो क्लियर नहीं आई आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ सर। एक मिनट। अभी आ रही है क्या वॉइस क्लियर? हाँ सर, आ रही। हाँ सर। यस। एक बार और कंफर्म करो, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही। हाँ सर, आ रही। ठीक है, देखो, अगर आपसे सिर्फ नस्ट इक्वेशन पूछे तो आप लोग सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिख देना, है ना। ये डेफिनेशन कैसे लिखी है हमने, वहीं से समझो ना, यहाँ से देख देख के लिखी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके बाद टेम्परेचर है, इनमें रिलेशन बता देगा, बस इतना सा करना है। उसके बाद ये 3 लाइन लिख देना, 1, 2 और 3, इतने में आपका नस्ट इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सिर्फ वो इतना पूछे कि व्हाट इज नस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन, और 4 नंबर में दे दे,
तो आपको ये चीजें और ये चीजें लिखनी है। लेकिन मान लो उन्होंने सिर्फ नस्ट इक्वेशन पूछी है आपसे, और साथ में कुछ और चीजें आपसे पूछ ली है, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको सिर्फ नस्ट इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप लोग चाहो तो ये 3 लाइन लिखो, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ये लास्ट लाइन ये वाली। इतने में भी आपका काम हो जाएगा। ओके। बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिखना है ये, साथ में ये चीजें। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो चैप्टर था आ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमने फिनिश कर लिया है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की, इलेक्ट्रोकेम सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हेनरीज लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, एजियोटॉपिक मिक्सचर, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर, डिफाइन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। उसके अलावा फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो राउल्ट्स लॉ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने दे रखे हैं, न्यूमेरिकल के अलग से प्रैक्टिस करेंगे, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो, देखो मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपसे थोड़ी सी ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने हल्का फुल्का चैप्टर पढ़ रखा होगा। ये पहला चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन, वैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था सॉलिड स्टेट, अब वो रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे में ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है। कुछ भी यहाँ से रिड्यूस नहीं हुआ इस चैप्टर से, 1% की चीजें रिड्यूस नहीं हुई है। ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर के कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, बट वो टॉपिक कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। वेंट ऑफ फैक्टर पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके। चलो समझते हैं चीजों को एक एक करके। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कोई आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा सॉल्यूशन क्या होता है, आपको नॉर्मल भाषा में हम समझा देते हैं। देखो, एक कंटेनर लिया हमने, कंटेनर के अंदर हमने पानी डाला और शक्कर डाल दी। ठीक है, शक्कर डाल दी। तो ये जो दो चीजें हैं, दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही है, एक सॉल्यूशन बना रहा है। अब बुकिश लैंग्वेज में हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल जो चीजें हैं उन पे हम लोग बात करेंगे जो आपके काम की है, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग फालतू की चीजें पढ़ें। ये सब फालतू की चीजें हैं। सिंपल सा ये समझो, जो पानी है ये हमारे पास सॉल्वेंट है। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जो सॉल्वेंट होता है मोस्टली लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सॉल्यूशन। ठीक है। इतना आप सभी को वैसे पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अब याद कर लो कि दो चीजों से मिलकर हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। मिनिमम दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग चीजें। चलो, अब चलते हैं मेन चीजों पे। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन, कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। आपसे पूछेंगे 2 नंबर में व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो समझो, मोल फ्रैक्शन, जब भी ये वर्ड आ जाए ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q के फॉर्म में कुछ भी डिजिट का होना। जैसे हम बोलते हैं 1/2, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 3/2, ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे कुछ चीज, एक चीज ऊपर आएगी एक चीज नीचे आएगी। एक न्यूमरेटर होता है एक हमारे पास, एक होता है डिनोमिनेटर। तो अब यही चीज समझनी है कि मोल का फ्रैक्शन क्या चीज है ये। द मोल फ्रैक्शन इज द रेशो, और रेशो की बात, रेशो आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, p/q के फॉर्म में डिजिट का होना। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशो है, किस किस का रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपाउंड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब टोटल कंपाउंड्स का। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मोल्स पड़े हुए हैं, एक कलर अलग बना लेते हैं। ये पानी के मोल्स हैं, मान लीजिए छोटे 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 छोटे, ये पानी के मोल्स हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ये जीटा, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो एक्स। इसको हम लोग जीटा बोलते हैं वैसे। तो मोल फ्रैक्शन मान लो आपको ए का निकालना है। ये पीले कलर के हमारे पास ए हैं, और ये नीला कलर जो है, नीले कलर के ये इस टाइप के, ये हमारे पास बी है। थोड़ी देर के लिए मान लो आप लोग। तो जीटा ऑफ ए हमारे पास अगर निकालना है आपको, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, कि ऊपर आएगा जिसका आपको निकालना है वो, नीचे टोटल आ जाएंगे, नीचे टोटल आ जाएंगे।
ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है और छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, क्योंकि आप लोग खुद समझो यार, अपॉन में चीजें हैं। यहां पे हमने एन ए लिखा, यहां पे एन ए प्लस एन बी लिखा, एन बी लिखा। अब ये जो है इसकी इसकी यूनिट होती है मोल, इसकी यूनिट भी होती है मोल। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिटलेस बन जाएगा। और ये नंबर ही तो है, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक तरीके से नंबर है, तो नंबर की कोई यूनिट थोड़ी होती है। आई बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। बाकी अगर न्यूमेरिकल करते हैं इसके तो हम लोग और इसको डीप में समझ लेंगे, बाकी 2 नंबर के हिसाब से इतना काफी है। कोई न्यूमेरिकल करना चाहे तो इस तरह से कर सकता है, प्रैक्टिस करनी हो किसी को तो। फिर हमारे पास नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखो, समझने की कोशिश इस तरह से किया करो, कुछ चीजें हमारे टॉपिक में ही छुपी हुई होती है। पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन, ठीक है, पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन एटम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के कितने एटम, एक कंपोनेंट के, मान लो ये कंपोनेंट नंबर ए है हमारे पास, ए के कितने कंपोनेंट पड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक और बना लेते हैं 8, ये 8 हो गया हमारे पास। ये किसमें डिसॉल्व होने चाहिए? ये डिसॉल्व होना चाहिए सॉल्यूशन में। जो कितने होने चाहिए सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के कितने एटम्स होने चाहिए? उसके 1 मिलियन एटम होने चाहिए, 1 मिलियन एटम्स होने चाहिए यहाँ पे, 1 मिलियन एटम। तो 1 मिलियन एटम में जितने हमारे पास कंपाउंड नंबर 1 के एटम होंगे, वही हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है शुगर 2 ppm इन अ सॉल्यूशन, तो शुगर जो है वो 2 ppm एक सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 ग्राम सॉल्यूशन, 2 ग्राम शक्कर जो है वो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो 2 ppm का मतलब हो गया कि 2 ग्राम शक्कर है, 2 ग्राम शक्कर है वो किस में पड़ी हुई है? 10 लाख, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकालोगे। अब एक तरीका और है इसका फॉर्मूला बनाने का, मतलब अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो आप लोग बोलोगे इस तरीके से कि नंबर ऑफ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लिखो मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब पहला जो कंपाउंड होगा उसका मास लिख दो। नीचे लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोलना चाहिए, सॉल्यूशन बोलना चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट सॉल्यूशन। साथ में मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन। तो इस तरीके से हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। फिर आती है हमारे पास मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? तो पार्ट्स पर मिलियन हमने समझ लिया था, मोलारिटी समझ लो फटाफट से, मोलारिटी क्या होती है? तो ये चीजें तो वैसे आपको पता होगी यार। क्या होता है जब अपन लोग क्लास 12 में फर्स्ट टाइम आते हैं और वहां पे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ने को मिल रहा है सॉल्यूशन, तो अपन लोग लोड लेके पढ़ाई करते हैं कि चलो इसको तो अच्छे से पढ़ते हैं। धीरे धीरे फिर अपना लोड कम होता जाता है, वो अलग बात है, बट ये चीजें जो आती है स्टार्टिंग में वो याद रहती है हमें। तो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी कुछ नहीं है यार, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारे पास मोलारिटी होती है। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हमारे पास मोलारिटी हो गई। इसी तरीके से हमारे पास होती है मोलालिटी। मोलालिटी भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट यहाँ पे एक अंतर आ जाता है। अंतर ये आता है, वहां पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते थे, यहाँ पे इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, ये मोलालिटी हो गया। बस यही याद करना है मोलालिटी, मोलालिटी में। इसके अलावा जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब इनके फॉर्मुलेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी थ्योरी के हिसाब से इतना काफी है। ओके, इसकी यूनिट देख लो, मोल पर केजी बन जाएगी, उसकी मोल पर लीटर बन जाएगी। किसी को न्यूमेरिकल करने हो तो ये देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी ध्यान से समझना, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे तो पूरी मोलारिटी वाली कहानी आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन ऊपर एक चेंज चेंज हुई है, वो ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आएगा सर वॉइस नंबर नहीं आ रही ग्राम क्लियर आपकी। इक्विवेलेंट। क्या हो गया? सर सर वॉइस वॉइस क्लियर क्लियर आ नहीं। रही है। एक मिनट। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट देखते हैं। अब बताइए, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या वॉइस क्लियर? यस सर ठीक है। यस सर। अच्छा, किसी ने पूछा है कि अब हमारे पास से 2 क्लास बची हुई है, ऐसे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगी? देखो, अभी जो 7 क्लास का टाइम टेबल दिया था आपको, वो स्टार्टिंग की 7 क्लास का दिया था। अगर अपना सिलेबस कवर नहीं होता है तो इस वीक में तो हम लोग पूरा फिनिश कर ही लेंगे। आपकी क्लासेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कराएंगे आपको। आज की क्लास या फिर कल की सेकेंड हाफ क्लास तक अपनी जो रहेगी, वो ये सारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या फिर बायोकेमिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, यहाँ तक हम लोग सब फिनिश कर लेंगे। उसके बाद पूरा फोकस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करेंगे। मेन क्लास हम लोग जो ले रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ले रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो बाकी चीजें हैं वो क्लियर कर देते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम लोग फोकस करेंगे। तो कल से अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास बस अपनी कल की परसों की क्लास बची हुई है, और भी क्लास ले लेंगे। अभी सैटरडे संडे आने वाला है, तो वहाँ पे 2 2 क्लास ले लेंगे, खत्म करवा देंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास चीट शीट्स अवेलेबल है, तो आपको शॉर्ट में बता देंगे कैसे आप लोग रिएक्शन को याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम लोग शॉर्ट में करवा देंगे, और बिल्कुल इफेक्टिव वे में कराएंगे। आप खुद से सीख जाओगे कैसे रिएक्शन की जाती है। हाँ, तो ये चीजें हैं सर फिजिक्स नॉर्मल। भी कराओगे? क्या हो गया? सर फिजिक्स भी कराओगे आप? फिजिक्स? फिजिक्स की भी क्लास लेने का हमारा विचार है। फिजिक्स की भी क्लास लेंगे। अच्छा, किसी ने बोला नॉर्मलिटी रिड्यूस हो चुका है। देखो, नॉर्मलिटी को आप लोग पढ़ लेना, ये रिड्यूस इस टाइप से नहीं हुआ है। एमपी बोर्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो आप लोग सभी ये चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज रिड्यूस होती है और वो काम आगे तक आती है, जैसे नॉर्मलिटी जो है हमारे पास आगे भी काम आएगा, तो ऐसे में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे हम लोग बोल देते हैं आपसे कि भैया, ये जो चीजें हैं जैसे 1 2 3 4 हम देखते हैं, टेबल देखते हैं। ये टेबल 1 2 3 4 काउंटिंग्स, ये जो चीजें हैं ये तो हमें क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ाई जाती है। तो क्या इसका अब यूज नहीं है क्या? इसका यूज है, अभी भी तो वही चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो यही चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीजें हैं ना, भले वो रिड्यूस हो जाए या नहीं हो, तब भी आपको पढ़नी चाहिए। जैसे फिजिक्स में एक हमारे पास टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल देखते हैं। वो टॉपिक अब रिड्यूस हो चुका है, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं आएगा ना, तो आपको फिर जो अपने पास व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो आपको समझ में नहीं आता है फिर। ठीक है, किरचॉफ लॉ आपको समझ में नहीं आते हैं। तो क्या मतलब इसे रिड्यूस होने का? तो एमपी बोर्ड ने जानबूझ के इन चीजों को रिड्यूस किया है, लेकिन पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ता है। हाँ, तो आगे बात करते हैं। तो ये नॉर्मल चीजें थी जो कि हम ज्यादा सोच नहीं रहे कि इनके ऊपर ज्यादा टाइम दें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको अपन लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, जहां पे आपको दिक्कत आती है उनको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट वेपर प्रेशर के बिना आप राउल्ट फ्लो नहीं समझ सकते। तो अपन लोग वेपर प्रेशर को ऐसा समझेंगे कि कोई कोई डेफिनेशन याद नहीं करेंगे इसकी। जस्ट अपन लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, फील करेंगे इसे। देखो, यहां पे लिखा हुआ है एट द इक्विलिब्रियम स्टेज इन अ क्लोज कंटेनर वेयर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, द प्रेशर एग्जिटेड बाय वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, जस्ट पढ़ लेना है। इसको पढ़ो, बस पढ़ने के बाद आप लोग डायरेक्ट डायग्राम पे आ जाओ। यहां पे जो चीजें लिखी हुई थी उसको हम लोग समझ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। समझने की चीज ये थी कि हमारे पास यहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। पानी ले लिया हमने कंटेनर के अंदर। एक और काम करेंगे, इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर देंगे। ऊपर से बंद कर देंगे। अब नीचे से इसको गर्म करेंगे। ऊपर से बंद कर दिया पूरा अच्छी तरीके से, नीचे से हम लोग गर्म करेंगे। तो क्या होगा, यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, भाप बनेंगे, भाप के बाद यहाँ पे चिपकने लग जाएंगे। ठीक है, पानी की बूंदे यहाँ पे चिपकने लगेगी इस तरीके से। ठीक है, अंदर की साइड। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से ये बूंदे धीरे धीरे करके नीचे टपकने लगेगी। ठीक है, नीचे टपकने लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब
ये बूंदे ऊपर जा भी रही है, मतलब भाप ऊपर जा रही है, साथ में कंडेंसेशन भी हो रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे हमारी भाप ऊपर जा रही है और पानी की बूंदें नीचे टपक रही है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इससे ऐसी स्टेज में ऐसी स्टेज में जब ऐसी स्टेज बन जाएगी, तो उस टाइम पे जो पानी की सरफेस होगी सबसे ऊपर वाली, उसके ऊपर ये जो वेपर है, ये जो वेपर्स हैं, जो प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, जो प्रेशर लगाएगी उसी को बोलते हैं वेपर का प्रेशर। तो मतलब सरफेस के ऊपर जो वेपर वेपर प्रेशर लगाती है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहां पे देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। एक दो तीन चार पांच छह, छह बूंदे ऊपर जा रही है, छह बूंदे नीचे आ रही है, एक दो तीन चार पांच छह, ये चीजें यहां पे होती है। ओके, अब ये चीजें बस समझने की है, इसको अप्लाई अब हम लोग आगे करेंगे। आप लोग सभी से उम्मीद है कि फालतू की चैटें आप लोग ना करें। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए है ताकि अर्जेंट जो क्वेश्चंस हैं, जैसे वॉइस वगैरह नहीं आ रही है, किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को अगर डाउट यहाँ पे आता है तो डायरेक्ट माइक ऑन कीजिए, आप लोग पूछिए। ऐसे में क्या होता है, हम खुद डिस्टर्ब होते हैं कि क्या किसी ने क्या पूछ लिया। तो फालतू के कमेंट्स आप लोग ना करें, आपका ही नुकसान है इसमें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना। वेपर प्रेशर हमने समझ लिया है। अब एक कंडीशन देखेंगे, कंडीशन समझ में आ गई आपको, तो आपको राउल्ट्स लॉ में दिक्कत नहीं आएगी। राउल्ट्स लॉ आप लोग चुटकी में कर दोगे, आपको याद भी हो जाएगा राउल्ट्स का नियम। देखो, हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आप मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, मतलब एक टाइप का ही हमारे पास सॉल्यूशन है, एक टाइप का ही हमारे पास कंपाउंड है, ऐसा आप लोग समझ लो। यहां पे सिर्फ ए टाइप का ही हमारे पास कंपाउंड है, या फिर आप लोग समझ लो ये पानी है पूरा। ये ए जो हमारे पास है वो पानी भरा हुआ है, इसमें कोई भी अलग केमिकल नहीं मिला हुआ, सिर्फ पानी है, प्योर पानी है यहाँ पर, प्योर पानी। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ लो। तो ये हमारे पास ए हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंटेनर है जिसके अंदर दूसरा कंपाउंड है जो कि बी है। यहाँ पे प्योर बी है, प्योर बी। यहाँ पे कोई दूसरी चीज नहीं है, प्योर बी है यहाँ पे, प्योर बी, प्योर बी, प्योर बी। इस टाइप से आप लोग समझो। तो जब प्योर की बात करते हैं, तो यहां पे जब वेपर प्रेशर लगेगा इस सरफेस के ऊपर, तो प्योर वेपर प्रेशर लगेगा। तो प्योर को लिखने का तरीका होता है पी नोट ऑफ ए। पी नोट एफ मतलब जो प्रेशर लगेगा वो प्योर प्रेशर लगेगा, प्योर प्रेशर है यहां पे। इस तरीके से यहां पे क्या बनेगा, पी नोट ऑफ बी बनेगा, पी नोट ऑफ बी बनेगा। आई बात समझ में? तो प्योर समझ में आया। प्योर किसके लिए लिखते हैं? जब एक ही कंपाउंड हो तो उसको बोलते हैं प्योर। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर आप लोग इसे इस तरीके से समझ सकते हो। आई बात समझ में? ये होता है प्योर, ये हो गया प्योर। अच्छा, एक और कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग ए और बी को मिक्स कर देते हैं। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी, ये इस तरीके से। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका बनेगा? यहां पे पी का, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा प्रेशर। बट यहां पे हम लोग नोट नहीं लगाएंगे। नोट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पे जो प्रेशर बन रहा है भैया, यहां पे जो प्रेशर बन रहा है ये प्योर प्रेशर नहीं है, ये प्योर प्रेशर नहीं है। तो यही अंतर होता है कि जब हमारे पास कंपाउंड प्योर स्टेज में होता है तो प्योर वेपर प्रेशर लगता है, अगर इम्प्योर कंडीशन में लगता है तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं उसे पी ए पी बी। ठीक है, चलो। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे पी ए आएगा, यहां पे आएगा पी बी। अब ये जो हमने देखा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो ए है, ए जो है वो डिपेंड करता है जीटा ऑफ ए के। जीटा ऑफ ए के मतलब मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन जितना हमारे पास ए का ज्यादा होगा उतना ज्यादा पी ए बनेगा, मतलब प्रेशर ऑफ ए बनेगा। उसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन हमारे पास बी का ज्यादा है, मतलब बी के मॉलिक्यूल ज्यादा पड़े हुए हैं, बी के मोल्स ज्यादा पड़े हुए हैं, तो बी का ज्यादा लगेगा। यही तो बात है, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन यही तो बताता था हमें कि कितने मॉलिक्यूल, कितने कितने कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं टोटल के अंदर। यही बताता था हमारे पास मोल फ्रैक्शन। वो चीज हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा मोल्स ए के होंगे उतना ज्यादा प्रेशर उसका लगेगा, अगर बी के ज्यादा होंगे मोल्स तो वो उसके ज्यादा होगा। और यही तो होता है राउल्ट्स का नियम, यही होता है राउल्ट्स का नियम। ये चीज थी समझने वाली। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे देख लो, ये है राउल्ट्स का नियम। इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर जहां पे हमारे पास ए बी है और बी भी है, इसलिए सॉल्यूशन बोल रहे हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर। द पार्शियल, पार्शियल क्यों बोला?
क्योंकि ये पार्शियल है, पी ए का पी बी का, दोनों का अलग अलग बोल रहे हैं। किसी एक का बात करेंगे तो ये पार्शियल है, ये इसके इसके रिस्पेक्टिव में ये पार्शियल है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसके खुद के मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी मोल फ्रैक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? ये हो गई अपनी राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। अब राउल्ट्स लॉ 3 नंबर में आता है, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, साथ साथ उसको, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है, यहां पे देखते जाना साथ साथ, हमें पता है कि पीए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीटा ए के। ठीक है, चलो भैया इतनी बात समझ में आई। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल टू का साइन आता है, साथ में कांस्टेंट आता है, साथ में जो चीज लिखी हुई है वो आ जाती है। इतनी चीज समझ में आई। अब हमारे पास जो दिक्कत दे रहा है वो कौन है? दिक्कत दे रहा है ये कांस्टेंट के। कांस्टेंट के हमें दिक्कत दे रहा है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, हम लोग लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये जो चीजें हैं, हमें दिक्कत के दे रहा है, के की दिक्कत को समाप्त करते हैं, के की जगह पे कुछ पुट करने की कोशिश करते हैं। तो अपन लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं, एक कंडीशन लेके चलते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर अपने पास सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए होता, सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर ए होता, तो यहां पे कंडीशन क्या होती है हमारे पास? यहां पे अगर हमारे पास सिर्फ ए होता तो हम बोलते कि अगर यहां पे ए है तो यहां पे प्रेशर क्या लगेगा? पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर, यहां पे हम लोग, ये हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, इसकी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कंडीशन मान के कि लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम कि हमारे पास, लेट्स अज्यूम वी हैव वी हैव प्योर ए, प्योर ए, प्योर ए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पीए जो होगा उसको हम प्योर ए बोल सकते हैं। साथ में यहां पे हम लोग के लिखेंगे। अब जीटा ए देखो, जीटा ए, जीटा ए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए, यहां पे हमने लिख लिया ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, टोटल कितना है? टोटल भी हमारे पास ए, बी तो है ही नहीं, तो यहां पे आ गया एन ए। तो एन ए से एन ए कट गया, आया कितना वैल्यू इसकी? 1 आ जाएगी। तो हम जीटा ए की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, जब हमने एग्जांपल लेके देखा, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास के की वैल्यू आ रही है पी नॉट ऑफ ए। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हमने निकाल लिया। तो हम लोग अब बोल सकते हैं, फिर से कहानी अपनी रिस्टार्ट करते हैं यहीं से। हमने बोला कि पी ए, हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है पी नॉट ऑफ ए, और यहां पे आ जाएगा जीटा ए। अगर ये इस तरीके से आया है तो पी बी की अब निकाल सकते हो आप लोग, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी और जीटा बी। बस ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। इस तरीके से राउल्ट्स लॉ आप लोग निकाल सकते हो, राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हो। ये होता है राउल्ट्स लॉ बस। हो, ये हो गया अपना राउल्ट्स लॉ खत्म। बाकी चीजें लिखी हुई डेल्टन्स थ्योरी, बट ये आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ यहां तक नोट करना है अपनी कॉपी में। यहां तक खत्म है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये फालतू की चीजें हैं, इनको आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस यहां तक कर लो। ओके, बाकी किसी को प्रैक्टिस करनी है अराउंड फ्लो के न्यूमेरिकल की तो आप लोग कर सकते हो, बाकी हम अलग से करा देंगे आपको जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, एक बार वेपर प्रेशर दिखा देते हैं, किसी ने कमेंट किया है कि एक बार वेपर प्रेशर दिखा दो। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये है, इसके अलावा वेपर प्रेशर इस तरीके से होता है। एक काम करते हैं, पूरा वापस समझा देते हैं, देख लो। वेपर प्रेशर, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। वेपर प्रेशर से सिर्फ आपको समझने की चीजें हैं कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है तो उस टाइम पे सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं वेपर का प्रेशर। ठीक है, और कंटेनर ऊपर से बंद होना चाहिए, नहीं तो कहां से लगेगा प्रेशर? वो तो निकल जाएगी ऊपर की भापें तो। आई बात समझ में? तो ये चीजें होती है। तो फिर हमने आपको ये बताया था कि वेपर प्रेशर आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, अगर हमारे पास प्योर ए है तो पी नोट ए बनेगा, यहाँ पे प्योर लिक्विड बी है तो पी नोट बी बनेगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पी ए पी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐसी हो जाएगी कि पी ए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जीटा ए के, पी बी जो रहेगा वो जीटा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिर हमने राउल्स लॉ की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे अटक गए थे कि के की जगह पे क्या रखें। तो हमने कंडीशन मान के चले कि चलो मान लेते हैं फिर से प्योर ए, प्योर ए होगा तो जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो के किसके इक्वल हो जाएगा? प्योर नोट ए के इक्वल हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया और हमारे पास राउल्ट्स लॉ फिनिश हो गया। बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हाँ, तो बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
डिफरेंस आता है यहाँ से। अगर आपने राउल्ट लॉ ध्यान से पढ़ लिया है तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखना, सबसे पहले लिखना आइडियल कंडीशन क्या होती है, नॉन आइडियल कंडीशन क्या होती है, पहले समझने की कोशिश करो। आइडियल चीजें वो होती है जो हम लोग मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि भैया ऐसी चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ के मजे तब है जब अपने पास बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, इज्जत होगी, तो लाइफ के मजे हैं, और हम वही लाइफ है। बट ये एक आइडियल लाइफ है जो हम लोग सोच के बैठे हुए हैं कि अपनी लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, वो आइडियल कंडीशन है। लेकिन रियलिटी क्या है जो हम लोग जी रहे हैं ना इस टाइम पे, ये अपनी रियलिटी है। यहीं पे खुश रहना सीखो। ये चीजें हैं आइडियल और नॉन आइडियल कंडीशन। आइडियल जो चीजें हमने बस बना रखी है कि हमारे मन में बातें बना रखी है कि ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। रियलिटी ये होती है नॉन आइडियल। आइडियल कंडीशन के हिसाब से हर एक रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, हर एक सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। हर एक सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, मतलब पालन करता है, राउल्ट्स लॉ का पालन करता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि राउल्ट्स लॉ जो बनाया है ना, राउल्ट्स लॉ, हर एक सॉल्यूशन उसको फॉलो नहीं करता है। रियलिटी ये है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो होगा पी ए, वो बराबर होगा पी नोट ए जीटा ए के। आप लोग यहाँ पे पॉइंट अलग अलग बना देना। पहला पॉइंट में आप लोग ये लिखना, फॉलो राउल्ट्स लॉ। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से ये बनाना कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए जीटा ए, पी ए इक्वल्स टू पी नोट इज नॉट इक्वल्स टू पी नोट ए जीटा बी जीटा ए। इस तरह से आप लोग मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लोग 4 पॉइंट बना सकते हो। आई बात समझ में? ऐसे आप लोग करिएगा। तो ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग देखो, आइडियल सॉल्यूशन के अनुसार ऐसा बोला जाता है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जब रिएक्शन होती है तब कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे आप लोग समझ सकते हो। दो कंपाउंड को आपने मिलाया तो ऐसा जरूरी, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है आइडियल कंडीशन के अनुसार कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले आपने जो वजन, जो मास कैलकुलेट किया था, वही मास बाद में भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे पानी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पानी में शक्कर को डाला, शक्कर घुली। अब मान लो पानी आपने 10 लीटर लिया था, शक्कर आपने 5 किलो ले ली, तो इस हिसाब से 15 किलो का हमारे पास, 15 किलो या 15 लीटर का हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होगा। लेकिन जब आप गर्म करोगे तो पानी कुछ उड़ेगा भी तो सही, पानी उड़ेगा भी सही गर्म करोगे तो ऐसे में आइडियल कंडीशन कहती है कि कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ऐसी है भैया, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा, कुछ चीजें उड़ जाएगी या फिर ज्यादा बन सकती है, ये चीजें होती है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे पास पानी उड़ जाएगा। तो ऐसे में ये बात नॉन आइडियल के केस में सही होती है, आइडियल केस में गलत होती है। तो आप लोग ऐसा लिखना इस तरीके से कि देर इज नो चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बाय आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो सच दैट कि हमारे पास जेड जेड एच मिक्स जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल चेंज नहीं होगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज में जीरो आएगा, पहले जितना था 15 तो अभी 15 होगा, तो जीरो चेंज आया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे चेंजेस होगा। उसी तरीके से वॉल्यूम में बोल रहे हैं कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, ना एनर्जी में चेंज होगा ना वॉल्यूम में चेंज होगा। बट दोनों कंडीशन में अलग बातें हैं। यहाँ पर भी चेंजेस होता है वॉल्यूम में। पहले 15 किलो था तो अब हमारे पास 10 किलो बचा या फिर 12 किलो बचा, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। एनर्जी में चेंज होता है, बॉन्ड वगैरह टूटती है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में भी चेंज होता है, बॉन्ड टूटती है, बॉन्ड बनती है, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन करा दिया आपको। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखो, हमें ये समझ में आ गया कि चलो यार ये बात तो अभी क्लियर हो गई कि जो राउल्ट स्लो होता है सभी उसको फॉलो नहीं करते। हमें समझ में आ गया कि या तो राउल्ट स्लो को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो गई कि हमेशा जरूरी नहीं है कि राउल्ट स्लो को फॉलो करें। अच्छा, अगर राउल्ट स्लो को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? राउल्ट स्लो को फॉलो नहीं करेंगे तो या तो वजन बढ़ के आएगा या घट के आएगा। अगर बराबर आया तो राउल्ट स्लो को फॉलो कर लेगा वो। लेकिन हम बोल रहे हैं राउल्ट स्लो को फॉलो नहीं करेगा, या तो बढ़ के आएगा या घट के आएगा वजन। ओके, तो यहां पे आती दो चीजें, या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, या तो पॉजिटिव डेविएट करेगा राउल्ट स्लो से या नेगेटिव डेविएट करेगा। यहां पे अब आप लोग याद करो डायरेक्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट लॉ। तो यहां पे दो चीजें चलने वाली है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर मोर एक्सपेक्टेड टू राउल्ट लॉ। तो हमने राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किया, मान लो कोई एक रिएक्शन है हमारे पास, एक रिएक्शन हो रही है हमारे पास, A + B गिव सी। ये जो रिएक्शन हो रही है, हमने राउल्ट लॉ से देखा
तो राउल्स लॉ से कुछ आई वैल्यू, मान लो हमारे पास 3, ठीक है, कुछ भी 3 आ गई हमारे पास। और जब हमने राउल्स लॉ से देखा, ये राउल्स लॉ की कहानी है, राउल्स लॉ से जब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो वो 3 आई। लेकिन जब हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किए, खुद ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो वो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 आई, 4। तो बताओ, पॉजिटिव डेविएट किया कि नेगेटिव डेविएट किया? इसने पॉजिटिव डेविएट किया। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये जो था, ये जो चीजें थी, ये क्या आई, आर मोर देन, आर मोर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आई है। और यहां पे क्या आएगी, इज लेस देन आ जाएगा, इज लेस देन आ जाएगा। इसके बाद जो दो वैल्यू आपने याद करी थी उनको लिख देना है, कि यहां पर ये इसके इक्वल नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्स इक्वल नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव होगा। उसी तरीके से डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपके तैयार हो गए। फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहां पे पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारे पास बनता है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये याद कर लो, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको पढ़ाएंगे वहां पे समझा देंगे। अब ये 5वां पॉइंट देखो, 5वें पॉइंट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ये एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, यहां पे क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म आ गया। क्लोरोफॉर्म एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म अपना हेलो एल्केन हेलोरिन में भी आता है, वहां पे भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोग याद करना, ये वही एग्जांपल है, ये वाला यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, और ये वाला यहाँ पे लिख दिया। एग्जांपल जरूर याद करके जाना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल याद करके जाना। चलो आपको एक बात बताते हैं, जब हम क्लास 12th में थे ना, 2020 की बात है, तो उस टाइम पे हमसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा था कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बताओ, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बताओ। तो ये एग्जांपल होते हैं। ठीक है, एसीटोन प्लस CS2 करोगे तो पॉजिटिव डेविएशन करेगा, क्लोरोफॉर्म कर दोगे तो नेगेटिव डेविएट करेगा। तो वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, वाइवा की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना, वाइवा में मोस्टली क्या होता है, टीचर्स बोल देते हैं, जैसे स्टार्टिंग के बच्चों से पूछते हैं लोड लेके, उसके बाद जब 10-12 बच्चे का हो जाता है वो खुद बोर हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं भाई क्या पढ़ के आया तू ये बता। तो तुम बोल दोगे कि सर हमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा है, तो फिर चैप्टर नंबर 1 से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने बोल दिया कि हमने हेलो एल्केन हेलोरिन अच्छे से पढ़ा है, तो फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो। इस चीज का ध्यान रखना, तो कोई सा एक चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाना। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं वो इजी होते हैं, उनमें से कोई सा एक अच्छे से पढ़ जाना। किस्मत रही तो आपसे वही पूछ लेंगे वो। चलिए, बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बना देंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend only on number of solute particles and not on nature of solute particles। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कितने सॉल्यूट आपने डाले हैं इस पे डिपेंड करते हैं, ना कि इस पे डिपेंड करती है कि भैया आपने लाल कलर का सॉल्यूट डाला है कि पीले कलर का डाला है, हाँ, कि मोटा डाला है कि पतला डाला है, इस पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपने डाले हैं। आई बात समझ में, नंबर्स पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे। हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होते हैं। तो एक काम करते हैं, RLVP आपको अच्छे से करा देते हैं, फिर जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें में थियरी ज्यादा है तो उसको आराम से हो जाएगी। तो ध्यान से देख लेना, इसको हम लोग करा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्ट। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन राउल्स लॉ, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। एक्सप्लेन राउल्स लॉ, हाउ कैन द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुड बी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आवाज कट रही है सर आपकी। एक मिनट, एक बार और चेक कर लेते हैं, आवाज क्यों कट रही है भैया।
चलो चलो बताइए, तो अभी आवाज आ रही है क्या सही से? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये बात कर रहे थे हम लोग, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये तो आप बता दोगे। अब आपसे एक पूछा जाता है, हाउ कैन द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कैसे निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आरएलवीपी का क्वेश्चन है जो कि अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, देखो, राउल्ट्स लॉ हमने कहाँ तक देख लिया था, यहाँ ते इस तरीके से किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था। इस तरीके से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, ये आया था कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। अब यहीं से हम लोग आगे कहानी देखेंगे। हमने यहां तक निकाल के ले आए थे कि पी एजिकल्स टू होता है पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है। अब जीटा ए जो होता है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - जीटा बी। कि भैया बी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास यही तो बचेंगे, एक में से 1 - जीटा बी कर दो। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, 1 - जीटा बी। ठीक है। अब हमें पता है, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हम लोग जो बाहर की चीज है उसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करते हैं, एक बार इससे करते हैं। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पी नॉट जीटा बी आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग तोड़ मरोड़ के लिखने वाले हैं। ये माइनस जो है, माइनस इधर चला जाएगा, और ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा। तो ध्यान से देख लो, ये इस तरफ गया तो ये इधर ऐसा आ गया, ये जो है ये इधर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास चीजें हो गई। अब हमारे पास जीटा बी निकालना है, जीटा बी। तो जीटा बी अगर आपको निकालना है तो पी नॉट ए को इसके अपॉन में भेज दो। बस यहां तक आपको खत्म करना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल कब बनानी है और देनी होती है? देखो, प्रैक्टिकल जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, उनके लिए वीडियो अलग से बना देंगे। अभी हमें पढ़ाने दीजिए, फटाफट टॉपिक को फिनिश करना है। देखो, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, पी नोट ए माइनस पी ए, और पी नोट ए नीचे आ जाएगा। यहीं से हम लोग चीजें समझने वाले हैं और टॉपिक को समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों है। ठीक है, यहां पे देखना, जरा ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है, पी नोट ए माइनस पी ए हो रहा है। मतलब पी नोट में से पी ए को माइनस कर दिया हमने। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर लो होता जा रहा है रिलेटिवली, इसके मुकाबले। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। नीचे भी चीज वही है, ऊपर भी चीज वही है, दोनों प्रेशर ही है, ऊपर नीचे प्रेशर ही है। लेकिन इसके मुकाबले तो हम बोलेंगे रिलेटिवली, रिलेटिव रिलेटिवली यहां पे ऊपर जो है वो प्रेशर लो होता जा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ओके, यहां तक आपको बताना है। इसके अलावा अगर आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं तो आप आगे के एक्सप्रेशन जो हैं वो आप लोग निकाल लीजिए। जीटा बी जो है वो होता है एन ए प्लस एन बी। इसके बाद हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास अपन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। इसको आगे हम लोग सोल्व करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। बाकी आप लोग यहां तक छोड़ दीजिएगा, इतना काफी है। ओके, चलिए। तो ये था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको आपको याद करना है फॉर्मूले को। बाकी नॉर्मली आप लोग ये याद करोगे। हाँ, तो आगे बात करें। आगे बात करते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। यहां पे देखिए, यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन ये आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ये नहीं आता है। एग्जाम में आपसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और इससे अलावा मोल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछते हैं आपसे, उसको डिफाइन करने को बोलते हैं। तो वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझो। द डिफरेंस बिटवीन टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू एलिवेशन चेंज इन
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी बात करें टी नोट की, वॉइस किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ कर लो, क्या बोल रहे हो? वॉइस का इशू वॉइस आ रहा कट है हो क्या? रही थी सर आपकी। अब आ रही है? बता देना जब भी यस voice- सर। पता नहीं इस टाइम पे क्या हो जाता है हाँ यार सर अब। हमारे एरिया में। चलो, हम ये बोल रहे थे कि जब भी किसी के ऊपर नोट लगाओ या फिर टेम्परेचर में अगर नोट लगा, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का क्या किया गया होगा, उसको पहले तो प्योर कंडीशन में लिया होगा, प्योर कंडीशन में लेने के बाद उसको उबाल दिया उन्होंने। आई बात समझ में? जैसे पानी है, पानी को आपने उबाल दिया, सिर्फ पानी होना चाहिए, इसमें नमक शक्कर कुछ भी नहीं मिली हुई होनी चाहिए। तो जब आप लोग उसको उबालोगे, टेम्परेचर दोगे आप, तो उसको उसके ऊपर आप लगाओगे टी नोट, नोट लगा दोगे। लेकिन मान लो आपने पानी लाए, पानी कैसा उठा लाए, नाले से उठा लाए, कहीं से कहाँ से उठा लाए, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज हो सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप लोग देखोगे इसको, आप लोग टी लिखोगे। तो बस यही चीज यहाँ पे होने वाली है कि जब आप लोग टीबी को माइनस करोगे टी नोट बी से, वही कंपाउंड लिया लेकिन वो आपको इम्प्योर कंडीशन में था, यहां पर प्योर कंडीशन में हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इलिवेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलिवेशन आ जाएगा। जब मिलावटी पानी को आप लोग उबालोगे ना, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मान लो पानी जो होता है, पानी को उबालने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन जब गंदा पानी होगा, उसको उबालने में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो 110 में से 100 डिग्री सेल्सियस गया तो कितना बचा? 10 बचा हमारे पास। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए बोलते हैं इलिवेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट हो गया मिलावट डालने से, कंपोनेंट डालने से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन आ गया। इसका एक और एग्जांपल दें आपको, जैसे अंडा होता है, अंडा नहीं बोलेंगे, हम्म, हाँ अंडे के ले लो आप लोग एग्जांपल। अंडे को अगर आप लोग देखोगे तो जब पानी में उबालते हैं, तो पानी में ना उबालते हुए उससे पानी में तो उबालते हैं, बट उसमें एक चीज और कंपाउंड ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, नमक जब पानी में डालते हैं तो पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 102 103 तक पहुंच जाता है, जिस हिसाब से आप नमक डालते हो। तो ये चीज है कि हम लोग कुछ और कंपाउंड डालेंगे उसके अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ताकि हमारा जो अंडा है वो प्रॉपर वे में बॉईल हो सके। ये रीजन होता है। वैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है, टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। 1 मिनट बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो एक दो टॉपिक और फिनिश कर लेंगे, एंड देन बाकी टॉपिक्स को हम लोग कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। और कल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सर इतना तो समझ में आ गया कल आपको? शाम को क्लास रहेगी। क्या हो गया? सुबह रहेगी क्लास क्या? कल शाम कल को क्लास रहेगी सुबह। कल क्लास शाम को रहेगी, अपनी जितनी भी क्लास रहेगी अब शाम को रहेगी। सिर्फ सैटरडे और संडे को हमारी दो क्लास होती है, बाकी नॉर्मली हमारी एक ही क्लास होती है जो कि इवनिंग में होती है। अच्छा हम्म। सर, जैसे ये केमिस्ट्री जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो फिजिक्स कब स्टार्ट करेंगे? हाँ, फिजिक्स का हमारा प्लान है स्टार्ट करने का। हो सकता है 2 4 दिन बाद हम लोग, जैसे क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी केमिस्ट्री की, उसके 2 4 दिन बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास अगर एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ये एलिवेशन और फ्रीजिंग वाला फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। दो टॉपिक और बचे हुए हैं, फटाफट से इनको फिनिश करेंगे हम लोग, तो क्लास आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। थोड़ा सा और बचा हुआ है टॉपिक एलिवेशन वाला, तो इसको बता देंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। क्लास एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो आप सभी को वॉइस आ रही है? बताइए जरा, वॉइस आ रही है यस आपको? सर। यस। ठीक है। तो हम लोग थे एलिवेशन इन बॉइलिंग यस पॉइंट। सर, रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है? चलो, दो बार रिपीट कर देंगे बस, एक पॉइंट को 2 बार रिपीट कर देंगे अगर रुक रुक के आ रही है तो। अच्छा, नहीं सर बात। अब स्क्रीन भी दिख रही होगी ना? तो हाँ सर। बात यह है, बॉइलिंग पॉइंट हमें समझ में आया,
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? कुछ नहीं है यार। एक तो इम्प्योर पानी ले लो और प्योर पानी ले लो। तो इम्प्योर पानी जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्योर वाले का कम होगा, दोनों में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर इम्प्योर में से प्योर को माइनस कर देंगे टेम्परेचर को, तो ये हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से लिखी हुई है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने, उनमें ये देखा उन्होंने कि डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी मतलब हो गया चेंज। ये जो 10 आया था ना हमारे पास, 110 में से 100 को माइनस किया था, 10 आया था। डेल्टा टीबी का मतलब यही होता है ये। आई बात समझ में? आप इसको डेल्टा टीबी लिखेंगे, डेल्टा मतलब चेंज को बताता है ये। तो डेल्टा टीबी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। एम क्या है हमारे पास? एम हमारे पास मोलालिटी होती है, मोलालिटी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा टीबी जो होगा इक्वल्स टू होगा हमारे पास, एक कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे के, यहाँ पे आएगा एम। अब इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम दिया इन्होंने, यहाँ पे बी दे दिया, इसका नाम के बी लिखा हुआ है। तो के बी जो है, के बी जो आया यहाँ पे, के बी का नाम है मोलाल इलिवेशन कांस्टेंट। इलिवेशन हुआ है तो इसलिए बोलते हैं मोलार इलिवेशन का कांस्टेंट है। मोलार इलिवेशन कांस्टेंट, मोलार मतलब मोलालिटी से लिया हुआ है, इलिवेशन हो रहा है इसलिए इलिवेशन बोल दिया, कांस्टेंट। इसी को एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आता इस तरीके से। एग्जाम में आपसे पूछते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो आप लोग खुद सोच के देखिए मोलार एलिवेशन कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। आप क्या बोलोगे? देखो, अगर ये चीज ये यहां तक समझ में आया आपको, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वॉइस कट रही होगी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं 10 मोला। देखो यहां पे अगर ये एम जो है, एम की वैल्यू अगर 1 हो जाए, एम की वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीबी के बराबर केबी को? तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर कब हो जाएगा? जब एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसलिए बोलेंगे मोलार इलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन हो सकता है, द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अच्छा, यहाँ पे मोलारिटी होता है, वेरी सॉरी, यहाँ पे मोलारिटी होता है, मोलारिटी बोल रहे हैं, मोलालिटी होता है, मोलालिटी होता है। मोलारिटी अगर हमने बोल दिया हो तो मोलारिटी ना होते हुए मोलालिटी होता है, एल आता है यहाँ पे। एक होता है मोलारिटी, एक होता है मोलालिटी। अगर मोलारिटी बोला हो पहले, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आज की क्लास में, अगर मोलारिटी बोला है तो वो ना बोलते हो मोलालिटी है, एल मोलाल वाला एल, यहाँ पे जो एल आता है वो है। ठीक है, यहाँ पे मोलालिटी है। तो अगर हमने ये बोला कि अगर यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि हमारा जो kb होगा वो डायरेक्टली बराबर होगा डेल्टा टीबी के। इसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी के बराबर होगा। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका मतलब। तो बस इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। लेकिन कब बोल सकते हो? जब मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब एक होता है। तो ऐसे करके आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने उबाल लिया, अब इसको क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करने का भी सेम फंडा ये है। फ्रीज करने का मतलब ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज फ्रीज हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाती है। तो हमने क्या करा, एक प्योर वाटर लिया। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है, वो सेव हो जाती है इस तरीके से। तो देखो, जब हमने पानी को प्योर कंडीशन में लिया, ठीक है, और उसको फ्रीज किया, प्योर वाटर को, ठीक है, वो आया हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है। अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हमने पानी में मिलावट कर दी, पानी में आपने शक्कर डाल दी, नमक डाल दिया, फिर आपने उसको फ्रीज किया, तो वो 0 डिग्री पे ना आते हुए थोड़ा सा कम चला गया, -1 या -2 पे अब जाके वो फ्रीज होगा। ठीक है, वो कम हो गया। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यहां पे डेल्टा टी एफ पहले आता है, मतलब नोट वाली चीज पहले आती है और ये बाद में आती है। ठीक है। उसमें क्या हुआ था, वहां पे हम लोग डेल्टा टीबी पहले लिख रहे थे, उसमें से टी नॉट बी को माइनस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे डेल्टा टी एफ पहले आएगा, माइनस टी एफ हो जाएगा। आई बात समझ? इतना सा चेंज होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाएगा कि ये भी मोलालिटी के बराबर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ पे के एफ आएगा, के एफ आएगा, वहाँ पे के भी आया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पे के एफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ।
अब आप लोग फिर से बताओ कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि मोलार मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलेंगे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। कब होता है? जब मोलारिटी हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, या कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे वन हो जाए। कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, वन बोलना चाहिए हमें। वन हो जाए या यूनिटी हो जाए, इस तरीके से आप लोग इसे डिफाइन कर दोगे। तो अब ये दोनों पॉइंट जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में, कि डिफाइन मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो तो आपको दिखा सकते हैं कैसे क्वेश्चन आता है ये। आप देखना प्रीवियस ईयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हमने तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, ये यहाँ पर भी दे रखा है हमने, ये देख लीजिए। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट को आप लोग डिफाइन कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में देख सकते हो, काफी बारी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन आपको यहीं से देख के समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ओके, वही चीज वहां पे दे रखी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। चलिए, तो जो 2 टॉपिक थे हमारे अब हो गए फिनिश। अब हमारे जो बाकी टॉपिक्स हैं कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अब एक बार और सुन लीजिए आप लोग सभी लोग, होमवर्क आपका क्या रहेगा। होमवर्क ये रहेगा कि जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, केमिस्ट्री क्विज करके ये है, इससे आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और देखना कितने आपसे सही जा रहे हैं, कितने आपसे गलत जा रहे हैं। हाँ अजय, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि हाँ बोलो। सब कौन से आपकी करें। वॉइस नहीं आ रही क्लियर। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, और आज की क्लास हमारी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। किसी को जाना है तो जा सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो रुक सकता है यहाँ पे।